हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमने ट्रांसलेशन का पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको लेक्चर 1 का वीडियो प्रोवाइड किया है। और उस वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में डिटेल जानकारी दी है कि सेंटेंस होता क्या है और उसके पार्ट्स कितने होते हैं, और उसके हर पार्ट्स को एकदम फुली एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंटेंसेस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारा होता है असर्टिव, सेकेंड है इंटेरोगेटिव, और नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, और फोर्थ यहाँ पे है ऑप्टेटिव, और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें फर्स्ट टाइप जो है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें देखना है असर्टिव सेंटेंस, और इसी को हम एक नाम से और भी जानते हैं, इसी को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस है, इसमें या तो हम कोई फैक्ट बताते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक फैक्ट बताया जाता है, या फिर अगर हम किसी को अपनी ओपिनियन बताते हैं, अगर हम किसी को अपनी ओपिनियन बताते हैं तो वहाँ भी हम असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इसका पहचान क्या है, एक तो आपने पहचान देख लिया, जब भी कोई फैक्ट या फिर ओपिनियन बताई जाती है। कोई फैक्ट की अगर बात करें, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, तो ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, एक फैक्ट है, यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस है। और जैसे कहना हुआ कि वह ईमानदारी से अपना काम करता है, तो वह ईमानदारी से अपना काम करता है, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि और लोग उसके बारे में कुछ अलग ओपिनियन रखते हों, तो यहाँ पे एक ओपिनियन रखा गया है कि वह ईमानदारी से अपना काम करता है, तो ये भी एक असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसका इंग्लिश का सेंटेंस कहीं पे लिखा गया है, अगर इंग्लिश का सेंटेंस कहीं पे लिखा गया है, तो हम पहचान कैसे करेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इसके इंग्लिश वाले सेंटेंस का पहचान क्या है कि ये सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ये इसका पहचान है। अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ये इसका पहचान है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश वाले सेंटेंसेस का पहचान करना होता है कि ये किस टाइप का है। जैसे जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, तो हमें ये पहचानना होता है कि ये किस टाइप का है। तो देखेंगे जब भी वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इसमें भी 2 टाइप निकल के आते हैं। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव का नाम भी सुना होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो होते हैं, ये दोनों असर्टिव में ही आते हैं। तो असर्टिव में अफर्मेटिव भी आता है, अफर्मेटिव, और इसी के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों आते हैं असर्टिव के ही कैटेगरी में। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम केवल पॉजिटिव ओपिनियन अपनी बताते हैं, सारी बातें हाँ में कही जाती हैं। और नेगेटिव क्या होता है, जिसमें सारी बातें ना में कही जाती हैं, यानी कि इसमें नॉट या फिर नो का यूज़ किया जाता है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई पॉजिटिव बात कही गई है, उसमें नहीं आया है, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, तो वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ जाता है और उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जब भी हम बात ना में करते हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। और जब भी बातें हाँ में कही जाए कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। और नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। चाहे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो वो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और चाहे कोई नेगेटिव सेंटेंस हो वो भी हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अब सब्जेक्ट के बाद अगर ज़रूरी है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब
ज़रूरी होता है तभी लगाना है क्योंकि 12 टेंसेज में से 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन नेगेटिव में सभी के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म भी हम लिखेंगे। जिस टेंस का वो सेंटेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग इस मेन वर्ब की फॉर्म भी लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं और नॉट के बाद मेन वर्ब आता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। अब मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट है तो, या फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लिखना होगा। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। बस केवल इसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे मैं यह मूवी देख चुका हूँ। और नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ना कि मैंने यह मूवी नहीं देखी है, मैंने यह मूवी नहीं देखी है। तो इसमें कहा गया कि मैं यह मूवी देख चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो आई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे पता किया गया, कौन लगा के क्वेश्चन किया गया, कौन देख चुका है, मैं देख चुका हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, आई हैव। अब देख चुका हूँ, मेन वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पे मूवी देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं क्योंकि इसको ध्यान से देखा जाता है और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हैव वॉच्ड, मैं देख चुका हूँ यह मूवी, इसके लिए हो जाएगा दिस मूवी। क्या देख चुका हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या लगाने पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या देख चुका हूँ, यह मूवी, यानी कि दिस मूवी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव, फिर मेन वर्ब है वॉच्ड और इसके बाद ऑब्जेक्ट है दिस मूवी। अब इधर देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस इसका। यहाँ भी सब्जेक्ट है मैंने तो इसके लिए हम आई का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी हमें हैव का यूज करना है। लेकिन इसमें नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। अब नॉट के बाद मेन वर्ब आना चाहिए और क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म आएगा वॉच्ड। आई हैव नॉट वॉच्ड, यह मूवी है, ऑब्जेक्ट हमारा तो हो जाएगा दिस मूवी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ये हमारा सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि ये इंटेरोगेटिव जो है ये इंट्रोगेट वर्ड से बना हुआ है, इंटेरोगेट वर्ड से बना हुआ है। तो इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, प्रश्न करना, किसी से पूछताछ करना। अर्थात जब भी हमें किसी से कुछ क्वेश्चन करना होता है तब हम जो सेंटेंस यूज करते हैं वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर देखा जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। इंटेरोगेटिव में ही इंटेरोगेटिव भी आता है और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आता है। इंटेरोगेटिव और एक आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, या फिर इसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। इसको चाहे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलें या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलें, दोनों तरह से इसको बोला जा सकता है। तो ये जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपने जान लिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं।
इसमें पहला होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें भी होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या है और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या है। फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो या तो हमें उसका रिप्लाई केवल यस और नो में चाहिए या फिर हमें पूरा वो एक्सप्लेन करके बताए। तो दो तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई केवल यस और नो में होता है, केवल हाँ या ना में काम चल जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि क्या तुम कल स्कूल आओगे, तो इसका रिप्लाई केवल यस और नो में है, केवल हाँ या ना में है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया, ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव हुआ। जैसे कहना हो कि क्या तुम्हें समोसे पसंद है, क्या तुम्हें गोलगप्पे पसंद है, तो इसका जवाब केवल हाँ या ना में है, इसलिए ये एक डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि तुम्हें गोलगप्पे क्यों पसंद है, तुम्हें गोलगप्पे क्यों पसंद है, तो अब यहाँ पे केवल हाँ या ना से काम नहीं चलने वाला है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट इंटेरोगेटिव ये हमेशा स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, जो असर्टिव था उसमें पहले सब्जेक्ट था और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद था। असर्टिव और डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें सब्जेक्ट पहले रहता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और बाकी सब चीज़ें सेम वैसे रहती हैं। तो सब्जेक्ट के बाद अब क्या आना चाहिए, हमारा मेन वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आने चाहिए, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आने चाहिए। और लास्ट में हम लिखते समय क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। तो ये है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और जनरली जो हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं इसके वो क्या से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी व्हाट कहीं नहीं लिखी जाती है। अगर सेंटेंस हमारा क्या से ही स्टार्ट है तो उसको ट्रांसलेट करते टाइम उस क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे। जैसे मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री हो गया, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। लेकिन कहना हुआ कि क्या मैं भूखा हूँ, तो कहेंगे एम आई हंग्री। यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट कहीं नहीं आई, सीधे हो गया एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ। तो जब भी क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, यानी कि जब यस और नो में उसका आंसर होता है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी जो भी एक्शन हो रहा है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। और अगर हम लिख रहे हैं तो लिखते टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, इसमें क्या होगा। इसमें अगर हिंदी वाला सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव जो होता है इसमें ये क्या से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। लेकिन इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव जो होते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा हिंदी वाले सेंटेंस में, या फिर जब उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना है। जैसे तुम्हें गोलगप्पे क्यों पसंद है, अब यहाँ पे क्यों जो क्वेश्चन वर्ड हमारा वो बीच में आया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। बाकी सब सेम वही स्ट्रक्चर है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव वाला, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब के भी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और इसके बाद इसमें भी हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इस तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो गए। अब ये जो हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है इसकी बात करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं और नहीं भी आ जाता है।
क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, कौन सा, ये सब क्वेश्चन वर्ड भी आ जाते हैं और इसके साथ में नहीं भी आ जाता है, यानी कि नॉट भी आता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की तरह होगा, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट आ जाएगा। नॉट केवल दो कंडीशन में आता है, एक तो नेगेटिव में और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, लेकिन नॉट दोनों में अलग अलग जगह पे लगता है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, केवल नहीं आया है, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। नेगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और केवल नेगेटिव अगर है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम यहीं पे, जहाँ पे सब्जेक्ट है उसी के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट वाला होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ कर देना है, और इसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें भी लास्ट में। अब इसके बाद जो इनडायरेक्ट वाला होगा ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, और क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब होगा, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से ये पूरा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे अगर कहना हुआ कि क्या तुम गोलगप्पे खाते हो? क्या तुम गोलगप्पे खाते हो? तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को हम देखें कि क्या तुम गोलगप्पे खाते हो, तो इसका जवाब केवल यस और नो में ही हमें देना है। अगर हम खाते हैं तो कहेंगे हाँ, और नहीं खाते हैं तो कहेंगे नहीं। तो हाँ या नहीं में इसका जवाब है, यानी कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। और अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, इसमें खाना है तो हो जाएगा ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? अब क्या खाते हो? गोलगप्पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा वाटर बॉल्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि डू यू ईट वाटर बॉल्स, क्या तुम गोलगप्पे खाते हो? और अगर ये सेंटेंस होता कि तुम गोलगप्पे क्यों खाते हो? तुम गोलगप्पे क्यों खाते हो? अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आया, और इसका रिप्लाई भी यस और नो में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इसमें। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए यू, और फिर मेन वर्ब हो जाएगा, इसमें खाना है तो ईट, वाई डू यू ईट। अब ऑब्जेक्ट हमें लिखना है वाटर बॉल्स। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट वाले इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका नेगेटिव भी होगा, इसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ इसमें नॉट भी अगर आ जाता है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट आया दोनों सेंटेंस में, जहाँ पे सब्जेक्ट है बस केवल उसी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। जैसे डू यू नॉट ईट वाटर बॉल्स, क्या तुम गोलगप्पे नहीं खाते हो? और तुम गोलगप्पे क्यों नहीं खाते हो? तो वाई डू यू नॉट ईट वाटर बॉल्स, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको इंटेरोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमें देखना है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक कहते हैं। बट ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, या फिर अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं,
और इसके अलावा जब भी हम किसी को कुछ करने से मना करते हैं, कोई काम करने से मना करते हैं, तो वहाँ भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और इसके अलावा जब भी हम प्रपोजल रखते हैं यानी कि प्रस्ताव रखते हैं, तो वो भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, या फिर किसी को मना किया जाता है, या फिर प्रपोजल रखा जाता है। तो अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या फिर ये मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे, या फिर इसके अलावा ये डोंट या डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव रहता है तो वो डोंट या फिर डू नॉट से स्टार्ट होता है, या तो ये वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, बट उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। हम उसको लिखते तो नहीं है, बट उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो यू ही यहाँ पे क्यों होता है सब्जेक्ट? क्योंकि फ्रेंड जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? जिससे मैंने ये बात कहा है, अर्थात जिसने मेरी बात को सुना है वही दरवाज़ा खोलेगा। और बात को सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है जो कि यू होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो आप याद रखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और कन्वर्सेशन में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में कभी कभार यू का यूज कर भी दिया जाता है बोलचाल में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जो भी हमारा सेंटेंस इसमें होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो हमेशा स्टार्ट होगा मेन वर्ब से, वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आएंगे। छोटा सा स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले आएगा मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएंगे। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वो डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगा। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, और इसके बाद हमारा वर्ब आएगा मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर कहना हो कि मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सबसे पहले लेट का यूज़ करते हैं, और इसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। जब भी लास्ट में जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसके लास्ट में अगर ना, ने, नी आ जाए और उसके बाद दो या दीजिए आया हो, अर्थात ये कहा गया हो कि किसी को कोई काम करने दो या करने दीजिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लेट का यूज़ सबसे पहले करते हैं, और इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे कहना हुआ शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसमें ऑर्डर दिया गया कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसमें देखिए सबसे पहले वर्ब आया और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अगर हमें किसी को मना करना है कोई काम करने से, जैसे हम कह सकते हैं कि डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। तो ये स्टार्ट हुआ डोंट से, और इसके बाद वर्ब आ गया गो, और फिर यहाँ पे अदर वर्ड है आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड। और लेट वाले सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कहना हो कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट आ जाएगा, और उसके बाद किसे जाने दो, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसे लगाने पर जो आंसर मिलेगा, मुझे जाने दो, तो हो जाएगा लेट मी, और फिर हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे गो, और ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे अदर वर्ड होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो।
और अगर प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव रखा जाता है तो हम लेट अस या फिर लेट्स का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर कहना है कि चलो चलो चाय पिया जाए, तो वहाँ पे हम सबसे पहले लेट का यूज करेंगे और इसके बाद हम अस का यूज करते हैं, लेट अस, या फिर इसको शॉर्ट में लेट्स लिख सकते हैं। और इसके बाद चाय पिया जाए, यहाँ पे वर्ब आएगा जो कि वर्ब हमारा हैव, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा टी। लेट्स हैव टी, चलो चाय पिया जाए। कहना हो कि चलो घूमने चलें, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो फ्रेंड्स, ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक। यानी कि जब भी सेंटेंस में हम अपनी विश बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, या फिर हम किसी को ब्लेस करते हैं यानी कि आशीर्वाद देते हैं, या फिर किसी को हम कर्स करते हैं यानी कि शाप देते हैं, किसी के अगर हम अपनी इच्छा बताते हैं, अपनी डिज़ायर बताते हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। और जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे भगवान करे तुम पास हो जाओ, मे यू पास द एग्ज़ाम, या फिर कहना हो कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जब हम किसी को शाप देते हैं तो वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जैसे भगवान करे तुम नर्क में जाओ, मे यू गो टू हेल, तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, अपनी इच्छा बताई जाती है, या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, या किसी को शाप दिया जाता है। और इसके अलावा जो इसमें शुभकामना दी जाती है यानी कि हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सब भी इसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, ऑप्टेटिव की कैटेगरी में। या फिर जो हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, इसको भी ऑप्टेटिव की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे विश, ब्लेस, कर्स, या फिर जब हम ईश्वर से, जब हम गॉड से प्रे करते हैं, तो वो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, मे से स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। अगर उसमें ब्लेस, कर्स या फिर प्रे की बात हुई है, तो जनरली सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है मे से। और इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या फिर एपॉस्ट्रोफी वाला मार्क जो होता है, इसको भी यूज़ किया जाता है। बट ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स। पुराने किताबों में अगर देखा जाए तो ये मिलता है कि जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी मिलता है अगर आशीर्वाद या फिर शाप दिया गया है तो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कब काम करेगा, जब ब्लेस यानी कि आशीर्वाद दिया जाता है, शाप दिया जाता है, या फिर प्रार्थना की जाती है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं यहीं पे। जैसे कहना हो कि मे यू पास द एग्जाम, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तो इसमें सबसे पहले मे का यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, और फिर मेन वर्ब आया पास, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया द एग्जाम। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा होगा जिसमें ब्लेस, कर्स या फिर प्रे होगा। अगर कर्स वाला एग्जाम्पल होगा तब भी हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। और अगर प्रे किया गया होगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, तो इसमें प्रे किया गया है मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। यहाँ भी सबसे पहले मे आया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इसमें है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब हम देख लेते हैं जब हमें अपनी इच्छा बतानी होती है, जब भी हमें अपनी इच्छा बतानी होती है तब हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। उसमें जनरली काश आ जाता है सबसे पहले, तो उसके लिए हम काश के लिए क्या करते हैं, आई विश का यूज़ करते हैं, आई विश का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ओ दैट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओ दैट आ सकता है, और इसके अलावा आ सकता है वुड दैट। तो इस तरह से जैसा सेंटेंस हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता। तो यहाँ पे देखिए
इसमें अपनी इच्छा बताई गई है कि काश मैं पक्षी होता, तो इसमें हम सबसे पहले आई विश का यूज कर सकते हैं। अब मैं होता यानी कि आई वर, आई विश आई वर, और ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी होता है तो उसके साथ भी वर का ही यूज किया जाता है। आई विश आई वर अ बर्ड, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि आई विश आई वर अ बर्ड, और चाहे तो इसमें ओ दैट भी लगा सकते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर वुड दैट आई वर अ बर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर इसमें पास वाली बात होती है, पोजीशन वाली बात हो कि काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते, तो यहाँ पे हम हैड को सबसे पहले कर सकते हैं कि हैड आई अ लॉट ऑफ मनी, हैड आई अ लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास ढेर सारे पैसे होते, तो इसमें हैड को सबसे पहले कर देते हैं, हैड आई अ लॉट ऑफ मनी। या फिर आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, या फिर ओ दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ायर यानी इच्छा वाले सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और अगर देखा जाए तो ये लास्ट टाइप है इसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर हम कोई चीज़ अचानक से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देख लेते हैं जो कि असाधारण, वैसा हमने पहले कभी भी ना देखा हो, अचानक से अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देखते हैं, कोई अगर स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं, तो हमारे माइंड में जो अचानक से विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, तब हम जिस सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ या फिर कोई स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं, तो उसको देखकर हमारे मुंह से जो सेंटेंस निकलेगा वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और अगर हम यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वैसे तो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स बहुत से होते हैं, जैसे हुर्रा हो गया, अलास हो गया, ब्रावो हो गया, या फिर गुड हेवेंस हो गया। तो ऐसे बहुत से केवल एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं, लेकिन हमें सेंटेंस की बात करनी है, और ये सब पूरा का पूरा एक सेंटेंस नहीं है, ये सब केवल एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की अगर आप बात करें, तो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो या तो हाउ से स्टार्ट होते हैं, या फिर व्हाट ए से स्टार्ट होते हैं, या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होते हैं, और इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। तो जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो हाउ, व्हाट या फिर व्हाट एन से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले इसमें हाउ का यूज़ किया जाता है, और इसके बाद एक एडजेक्टिव आता है। सबसे पहले हाउ और इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। और इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसमें व्हाट या फिर व्हाट एन आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, कोई इसमें एडजेक्टिव नहीं रहता है। हमें कैसे जानना है कि इसमें हाउ का यूज़ करें या फिर व्हाट ए या व्हाट एन का यूज़ करें? अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आया हुआ है तो उसमें हम हाउ का यूज़ कर सकते हैं, और अगर एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है तो उसमें हम केवल एक नाउन की बात हुई तो वहाँ पे व्हाट ए या फिर व्हाट एन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं तब भी हम वहाँ पे व्हाट ए या फिर व्हाट एन का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसको समझते हैं, और सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले व्हाट ए या फिर व्हाट एन आ जाता है, और ये बिल्कुल वही रूल है ए एन का यूज जैसे किया जाता है। अगर कोई भी किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के अगर वॉवेल से, हिंदी के स्वर से शुरू है तो व्हाट एन का यूज़ करेंगे, और अगर व्यंजन से शुरू होता है यानी कि कॉन्सोनेंट से तो व्हाट ए का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी आ सकता है, और अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे सीधे केवल एक नाउन आ जाएगा, और अगर एडजेक्टिव भी होगा तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और लास्ट में आता है, देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव अगर होगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अर्थात वो नाउन होगा जिसकी बात हो रही है, और इसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। और अगर उस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं है, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो केवल सबसे पहले आएगा व्हाट ए या फिर व्हाट एन, इन दोनों में से कोई एक आएगा,
और इसके बाद सीधे हो जाएगा यहाँ पे एक नाउन, या फिर उसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और लास्ट में आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर इसमें हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हो कि यह बागीचा कितना सुंदर है, यह बागीचा कितना सुंदर है। तो इसमें देखिए कितना सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है कि एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव आया हुआ है, तो हम इसको हाउ से स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हाउ का यूज करेंगे और इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। बगीचा कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो हाउ ब्यूटीफुल। अब इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और बात किसकी हो रही है, इस बागीचे की, तो यहाँ पे दिस गार्डन हमारा सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन। और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा, सुंदर है, प्रेजेंट की बात हुई तो इज आ जाएगा, तो हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज। इस प्रकार से बनेगा सेंटेंस। और अगर रहता है कि यह कितना प्यारा बच्चा है, यह कितना प्यारा बच्चा है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्यूट बेबी दिस इज, व्हाट अ क्यूट बेबी दिस इज, यह कितना प्यारा बच्चा है। ये क्या गाना है या फिर क्या शॉट है, तो हम सीधे कहते हैं व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। अब इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया था, तो सीधे हो गया व्हाट अ शॉट। या फिर क्या मौका है, तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको सेंटेंस के 5 टाइप के बारे में बताया, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ये 5 टाइप के सेंटेंस के बारे में हमने आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कुछ एडवांस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, कुछ जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं जो दो या दो से अधिक क्लॉजेस को मिला के बनते हैं, जिसमें क्लॉज या फ्रेज आ सकता है, या फिर 2 क्लॉज या 2 से अधिक क्लॉजेस आ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को, जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उसमें एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।